प्रिय दर्शकों, नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सबके सामने आज के कार्यक्रम में पिछली जन्म कुंडली के नौमांस और दशमांस और साथ में लग्न चार्ट को जोड़ करके एक साथ कैसे देखा जाता है, ये उस पर चर्चा करेंगे और इनके सवालों का उत्तर और कुछ समाधान। सबसे पहले बता दूं आज के कार्यक्रम के लिए, जो कि बहुत ज़्यादा आवश्यक है, आप सभी लोग जिनकी कुंडली का अध्ययन हो चुका है वो जो लिखना चाहें वो लिख सकते हैं, लेकिन जिनकी कुंडली का अध्ययन या फिर जिनके सवालों का उत्तर मैंने नहीं दिया है वो आज के कार्यक्रम में आप सभी लोग डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस दीजिए और अच्छे तरीके से स्पष्ट लिखिएगा ताकि मुझे उसमें दिक्कत ना हो। जन्म के समय को लेकर के AM PM अच्छे से लिख दीजिएगा। जन्म स्थान कुछ बड़ा जिला वगैरह हो तो दे दीजिएगा ताकि ढूंढने में आसानी हो, और सवाल जो कोई एक हो आप पूछ सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, आज के कार्यक्रम पर सीधे लेके आता हूं और एक गुजारिश, कार्यक्रम अंतिम तक देखिए क्योंकि नौमांस और दशमांस का अध्ययन बड़ा आनंददायक होता है। बने रहिएगा कार्यक्रम के अंतिम हिस्से तक। आइए आपको अब सीधे लग्न और नौमांस पे लेके आता हूं। किसी भी जन्म कुंडली का अध्ययन याद रखिएगा, अगर सिर्फ लग्न चार्ट को देख करके किया जा रहा है तो एक बात तो पक्की है, अधूरा है वो। ना दशमांश देखा ना नौमांश देखा, जो सवाल है उसका चार्ट ना देखा तो क्या देखा। तो सबसे पहले, अगर कभी भी आपकी कुंडली का अध्ययन सिर्फ लग्न कुंडली को देख करके बताया गया है आपका फलादेश, तो वो सही नहीं है या फिर हो सकता है कि उसमें कुछ अधूरापन शेष रह गया हो। इस वजह से यहां सबसे पहले लग्न चार्ट है और लग्न में ग्रहों की स्थितियां जो कल के बारे में मैंने बताया था, यहाँ राहु बैठे हैं, गुरु केतु के साथ सप्तम भाव में अपनी राशि के हो रहे हैं, शनि मंगल अष्टम भाव में विराज रहे हैं जहाँ शनि भाग्येश होते हैं, लग्नेश होते हैं बुध मिथुन राशि के लग्न में और वो जाकर के भाग्य भाव में बैठे हैं शनि की राशि में, मूल त्रिकोण राशि में। यहाँ जो है सूर्य और चंद्रमा जन्म कुंडली के दसम भाव में बैठे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। भाग्य भाव में एकादशवें भाव में शुक्र बैठे हैं मेष राशि के होकर के, और वहां से वो बैठ करके जन्म कुंडली के पंचम भाव को देख रहे थे, ज्ञान भाव होता है ये जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थितियां थी। अब उसके बाद इसी लग्न चार्ट को उठा करके आप नौमांस से इसका कंपैरिजन करिए कि वो ग्रह कितना बदल रहा है। तो सबसे पहले ग्रहों के राजा सूर्य की चर्चा करते हैं। तो सूर्य यहां देखिए जन्म कुंडली में मीन राशि के हो रहे हैं, जहां पे वो नक्षत्र के परिवर्तन में थे शनि के साथ, मतलब जिस नक्षत्र में शनि को होना चाहिए वहां पे सूर्य थे और जहां पे सूर्य को होना चाहिए था वहां पे शनि थे। मतलब शनि के नक्षत्र में सूर्य और सूर्य के नक्षत्र में शनि, ये म्यूचुअल जो ट्रांसफर होता है, म्यूचुअल जो एक तरीके से परिवर्तन होता है वो बड़ा सुखदायी होता है, बड़ा अच्छा होता है। ये दोनों भावों के फल को ये दोनों ग्रह बहुत अच्छा कर देंगे। लेकिन यहां पे एक जो निगेटिविटी आ रही है कि भाग्य भाव के अधिपति एक क्रूर ग्रह, एक पापग्रह बन रहा है और वो अधिपति होकर के अष्टम में जा रहा है। इस वजह से भाग्य को वो थोड़ा कमजोर करेगा। तो जीवन पर्यंत व्यक्ति को हनुमान जी का पूजा, हनुमान जी की आराधना कर लेनी चाहिए। बचपन से ही बच्चे को हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ा दीजिए, सूर्य की पूजा निरंतरता से उसे करा दीजिए, क्योंकि सूर्य दशम स्थान में बैठे हैं, ये जीवन पर्यंत इनको लाभ देंगे कैरियर में। तो हमें संस्कारवान बना देना है बच्चे को, तो शुरू से ही बच्चे को सूर्य को अर्घ देने की आदत डलवाइए, इसके दैनिक क्रिया में इसे शामिल करिए। और दूसरी बात, हनुमान चालीसा का पाठ, क्योंकि भाग्य भाव के अधिपति शनि बन रहे हैं और वो नक्षत्र का परिवर्तन कर रहे हैं सूर्य के साथ। अब उसके बाद आगे चर्चा नौमांस पे लेके आता हूं। तो यहां पे अगर सूर्य को देखता हूं तो सूर्य यहां बैठे हैं जन्म कुंडली के नीच में होकर के, लाभ भाव में बैठे तो हैं, अति विशिष्ट कारक भाव होता है, परंतु अगर ग्रह नीच का हो जाता है तो महादशा, अंतरदशा या प्रत्यंतर सूक्ष्मांतर में थोड़ा सा अपने प्रभावों को कम करने वाला हो जाता है। और ऐसी स्थिति में हो सकता है कि वो जब एक्टिव हो, जब वो दशा में आए, क्रम में आए, तो महादशा के ग्रह या प्रत्यंतर के ग्रह के साथ उसका फलादेश थोड़ा निगेटिव जाएगा। ये मिथुन लग्न की कुंडली है। इस कुंडली के लिए अगर सर्वोत्तम तरीके से देखूं तो सबसे मजबूत जो सडबल में ग्रह दिख रहे हैं वो शनि ही दिख रहे हैं, जो कि अच्छी बात है। लेकिन चूंकि वो भाग्य भाव के अधिपति होकर के अष्टम में जा रहे हैं और ये सूर्य के साथ नक्षत्र के परिवर्तन में है, तो काम में विलंब देंगे थोड़ा सा। यहां से सूर्य की दृष्टि जो पड़ेगी वो पंचम भाव पे पड़ेगी, तो एक संतति का हो सकता है कि व्यक्ति एक संतति का मालिक हो। ऐसे स्थिति जो बन रही है वो शुक्र की दृष्टि यहां पे पड़ रही है, तो ये स्थिति भी दिखा रही है कि बच्चा जो है या फिर आगे, हालांकि ये चीजें कई चीजों पे निर्भर करती हैं, पत्नी की कुंडली देख करके या स्थितियों को देख करके गर्भाधान का प्रयास
कब किया जा रहा है, लेकिन प्रभावतः ये बात बन रही है कि संतति जो हो वो ये या तो एक हो या तो स्त्री संतति ज्यादा हो। अब उसके बाद आपसे चर्चा करता हूं, जन्म कुंडली में चंद्रमा यहां मीन राशि के होकर के बैठे थे, गुरु की राशि में जल तत्व के ग्रह होते हैं, जल तत्व की राशि में बैठे हैं, वो होते हैं आपकी कुंडली के धन भाव के अधिपति केंद्र में बैठे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। यहां पे चंद्रमा को देखिए कहां बैठे हैं, कन्या राशि के होकर के कैरियर भाव में, ये ठीक है और ये बहुत अच्छी बात है कि दशम भाव में चंद्रमा व्यक्ति को समाज का प्रतिष्ठा पाने वाला बना देते हैं, व्यक्ति दूसरों के निकट जाकर के और सहायता करने वाला होता है। साथ ही साथ व्यक्ति अगर वाणी से संबंधित कोई काम करे, क्योंकि कन्या राशि बुध की राशि होती है और साथ ही साथ बुध यहाँ भी जन्म कुंडली के लग्नेश होकर के भाग्य भाव में बैठे हैं, तो ऐसी स्थिति में कि व्यक्ति वाणी से अगर कोई भी काम करे, लॉ वगैरह कर ले या प्रोफेसर वगैरह बन जाए, टीचर बन जाए, बहुत ऊंचे शिक्षा का मालिक हो जाए, क्योंकि यहाँ पे बुध बैठे हैं उच्च शिक्षा के भाव में और गुरु जो कि लग्न को देख रहे हैं जन्म कुंडली में, तो ये बहुत अच्छी बात है। सूर्य दसम स्थान में बैठे हैं चंद्रमा के साथ, चंद्रमा ज्ञानी होता है, गूढ़ पुरुष होता है, तो अगर व्यक्ति ये बात बन रही है कि शिक्षा अगर ग्रहण करे और उच्च शिक्षा हासिल करे तो बड़ा बेहतर होगा। चंद्रमा यहां बैठे हैं कैरियर भाव में, ये व्यक्ति को तीव्र बुद्धिमत्ता का मालिक बना देंगे, व्यक्ति डिग्रियां हासिल करने में माहिर हो जाएगा। ये चंद्रमा की दृष्टि यहाँ पे माता पिता के साथ संबंध अच्छा और कैरियर को ये मजबूती देने वाले होंगे, क्योंकि बुध की राशि में बैठे हैं। अब चर्चा मंगल की करता हूं। मंगल यहाँ बैठे थे मकर राशि में उच्च के होकर के, लेकिन अवस्था में कमजोर थे और बैठे भी हैं शत्रु के साथ, इस वजह से कि अष्टमस्त मंगल थोड़े कमजोर होते हैं। यहाँ पे मंगल की जब चर्चा करता हूं तो यहाँ भी वो उच्च के ही हो रहे हैं, लेकिन यहाँ बैठे हैं वो अष्टम भाव में और यहाँ पे वो धन भाव में बुध के साथ बैठे हैं और बुध आपकी कुंडली में कैरियर भाव का अधिपति, यहाँ पे भी धन भाव का अधिपति कैरियर में जा रहा था, यहाँ पे भी धन भाव में उच्च के मंगल और साथ ही साथ कैरियर भाव का अधिपति धन भाव में आ रहा है, यानी कि कैरियर और धन का संबंध हर जगह हर चार्ट में बनते देखा जा रहा है। इस हिसाब से व्यक्ति को जीवन पर्यंत मेहनत करना होगा और करना ही है। एक बात जो कि कैरियर से अगर संबंध धन का हो जाता है तो एक बात जो कि सीधे तरीके से समझी जा सकती है कि आपका धन यही इशारा कर रहा है कि कैरियर को मजबूत रखो, कर्म क्षेत्र को मजबूत रखो और कार्मिक बन जाओ, क्योंकि कर्म को अगर छोड़ देंगे तो निश्चित रूप से धन प्रभावित होगा, क्योंकि यहाँ पे क्रूर ग्रह बैठा है, भले वो उच्च का ही क्यों ना बैठा हो। वो पापक ग्रह अगर है और क्रूर मतलब एक तरीके से अगर देखें तो धन भाव में बैठा है तो वो थोड़ी सी कड़की ला सकता है अगर व्यक्ति काम को छोड़ दे तो, क्योंकि चंद्रमा है और चंद्रमा जो है फ्लक्चुएशन देते हैं किसी भी भाव में बैठे हो तो अगर व्यक्ति ने काम छोड़ा तो निश्चित रूप से धन की समस्या होगी। यहां भी व्यक्ति ने अगर काम छोड़ा तो धन की समस्या होगी। तो इस वजह से व्यक्ति को जीवन पर्यंत मेहनत करना ही चाहिए और वो व्यक्ति मेहनत करेगा, क्योंकि कन्या राशि बन रही है नौमांस में। और एक बात बताऊं तो व्यक्ति जो कन्या राशि से प्रभावित होता है या मीन राशि से, उसके दिमाग में निरंतर कुछ ना कुछ चलता रहता है, वो कभी भी परेशान ही रहता है कुछ ना कुछ जोड़ने के लिए। तो ये स्थितियां यहां बन रही हैं। अब उसके बाद चर्चा मंगल के बाद, तो मंगल यहां से बैठ करके जन्म कुंडली में चौथी दृष्टि से देखेंगे कहां, 1 2 3 4 यहां देखेंगे, अपनी राशि को देखेंगे, ज्ञान को अच्छा करेंगे। अगर व्यक्ति टेक्निकल चीजों का भी जानकार हो, जैसे इंजीनियरिंग वगैरह भी कर ले तो लाभ होगा, क्योंकि पंचम भाव में मंगल की राशि बन रही है और सूर्य वहां से देख रहे हैं, तो ये बड़ी अच्छी बात है। मतलब किसी भी क्षेत्र में व्यक्ति जाकर के शिक्षा देने का काम करे, चाहे वो मेडिकल सेक्टर में हो, चाहे वो इंजीनियरिंग सेक्टर में हो, चाहे वो वाणी से संबंधित लॉ वगैरह कर ले, तो वाणी अगर आ रही हो बीच में तो बड़ा बेहतर होगा। अगर इंजीनियरिंग कॉलेज में टीचर बन जाए, मेडिकल कॉलेज में शिक्षक बन जाए या फिर प्रोफेसर वगैरह बन जाता है किसी खास विषय का, तो बड़ा अच्छा होगा। ये बात क्लियर है। अब उसके बाद चर्चा करते हैं, मंगल की 7वीं दृष्टि यहां पड़ेगी, ये उनके नीच की राशि होगी। इस वजह से मैंने शुरू में ही आरंभ में ही कहा है, क्योंकि ये जब देख रहा था तो मुझे पता था कि इस अंश पे मंगल कहां जाकर के नौमांस में बैठने वाले हैं, किस राशि में। तो यहां पे उनकी राशि पड़ रही थी, तो इस वजह से अष्टम भाव पे जब दृष्टि डालेंगे तो निश्चित रूप से कभी कभी एक्सीडेंट और रोग देने वाले भी हो जाएंगे, क्योंकि वो नीच की राशि होगी। अब उसके बाद चर्चा जन्म कुंडली के यहां पे, तो अष्टम भाव पे जब दृष्टि पड़ेगी, 8वीं दृष्टि जन्म कुंडली के भाग्य भाव पे, ये भाग्य को मजबूत करेंगे, क्योंकि मित्र की राशि होगी और व्यक्ति जीवन में अपने भाई के सदृश पिता के साथ संबंधों को रखने वाला होता है। पिता के साथ संबंध कैसा रहेगा, मित्रवत रहेगा या फिर पिता के साथ बिल्कुल निकटता का भाव रखने वाला होगा। क्योंकि एक बात जो कि यहां से ये बैठे हैं अपने शत्रु की राशि में, शनि की राशि शत्रु होती है, मंगल मकर राशि में उच्च के होते हैं और वो वास्तविक रूप से शनि की राशि होती है। तो यहां से बैठ करके वो 8वीं दृष्टि से जब जन्म कुंडली के भाग्य भाव को देखेंगे, सूर्य की राशि हो और वो सूर्य जाकर के जन्म कुंडली के लाभ भाव में बैठे हैं, इस वजह से व्यक्ति को लाभ देंगे,
लेकिन होता क्या है कि ये क्रूर ग्रह है, पापक ग्रह, और पापक ग्रह की दृष्टि अगर भाग्य भाव पे पड़ेगी और भाग्य भाव का अधिपति नीच का होकर के बैठा है तो थोड़ा कमजोर होगा। ये बात भी गौर करने वाली है। इस वजह से ही मैंने सबसे पहले ही कहा है हनुमान जी की पूजा प्रत्येक दिन 3 बार हनुमान चालीसा का पाठ बच्चे से अगर हो जाए तो करा लेनी चाहिए। बुध की चर्चा, बुध यहाँ पे लग्नेश होते हैं, भाग्य भाव में बैठे हैं और शनि की राशि में, भाग्येश के साथ उनका संबंध भी बन रहा है क्योंकि वो निकट जा रहे हैं। और साथ ही साथ एक बात करूं तो यहाँ पे एक तरफ शनि मंगल और दूसरे तरफ सूर्य, तो एक तरीके से ये भाव थोड़ा सा निगेटिव प्रभाव कर रहा है। और बुध बैठे भी थे राहु के नक्षत्र में, और यहाँ पे बुध जो है वो एक तरीके से देखें तो कहाँ बैठे हैं, धन भाव में, तो व्यक्ति को थोड़ा कृपण बनाएंगे। व्यक्ति काम करेगा और धन कमाएगा, और साथ ही साथ धन को लेकर के थोड़ा संशय में रहने वाला होगा, अपने ऊपर खर्च ज्यादा करेगा क्योंकि यहां पे मंगल बैठे हैं, ये बात तय है। और यहां पे बुध जब वाणी भाव में बैठ जाएंगे तो व्यक्ति को वाणी का प्रगल्भ बना देंगे, मजबूत वाणी का, और अपनी वाणी से लाभ लेने वाला व्यक्ति हो जाएगा। कहीं पे अगर एक बात जो कि लग्न कुंडली में देखते हैं तो ये बात सामने आती है कि बुध राहु के नक्षत्र में बैठे हैं, लेकिन जब चर्चा नवमांस में करते हैं तो ये दूसरे भाव में आ रहे हैं, और वाणी के कारक होते हैं बुध, धन के कारक होते हैं बुध, धन लाने वाले भी होते हैं और सदगति को देने वाले, क्योंकि ये गुरु के निकट होते हैं स्वभावतः। अब एक बात, जबकि यहां पे विचार करते हैं तो बुध जब धन भाव में आ जाएंगे तो व्यक्ति को कृपण बना देंगे, कंजूस भी बना देंगे कुछ खास विषयों को लेकर के, और कुछ खास विषय पे जाकर के व्यक्ति इंडिपेंडेंट हो जाता है। कई बार व्यक्ति जानता रहता है उत्तर लेकिन फिर भी बताने का प्रयास नहीं करता है। देवगुरु बृहस्पति पे चर्चा अब लेके आता हूं आपको। सबसे पहले बता दूं, यहां गुरु बैठे हैं वो केतु से प्रभावित हो रहे हैं, और केतु वहां पे अच्छा फल करेंगे, गुरु को वो प्रभावित कर रहे हैं। लेकिन एक बात बता देता हूं, किम कुर्वन्ते ग्रहा यस्य केंद्रे बृहस्पति, अगर केंद्र में गुरु बैठे हैं तो वो 1 लाख दोषों का समन करेंगे। यहां पे वो चंद्रमा के दोषों को कमजोर जो हो रहे थे, चंद्रमा उसको वो कमजोर कर देंगे। यहां केतु के प्रभाव को वो नगण्य करने का काम करेंगे, और साथ ही साथ वो चूंकि अपनी राशि के दोनों जगह हो रहे हैं, यहां भी गुरु अपनी राशि के हैं और यहां तो वो लग्न में ही आ रहे हैं, मतलब गुरु हर जगह राहु केतु से प्रभावित देखे जा रहे हैं। हालांकि वो वर्गोत्तम हो रहे हैं, इस वजह से श्रेष्ठ फल करेंगे। व्यक्ति जीवन पर्यंत यश का भागी होगा और अच्छे कर्मों को करने वाला होगा। मानसिकता तीव्र और प्रखर होगी, श्रेष्ठ मति बुद्धि का होगा, और व्यक्ति की कुंडली में जब लग्न पे हर जगह से गुरु का चाहे सूक्ष्म ही क्यों ना हो प्रभाव अगर पड़ रहा है तो व्यक्ति ज्ञानी होगा, ये पक्की बात है। क्योंकि सूर्य जन्म कुंडली में 10वें भाव में बैठे हैं, यहां पे गुरु का प्रभाव लग्न पे जा रहा है, यहां पे गुरु लग्न में ही विराज रहे हैं और 7वें भाव को देख रहे हैं जहां पे बुध की राशि बनी है, और वो बुध जाकर के जन्म कुंडली के धम्म भाव में बैठे हैं। तो ये स्थितियां, व्यक्ति अगर शिक्षा से संबंधित कोई भी काम करे तो लाभ होगा। अब उसके बाद चर्चा कर लेते हैं शुक्र की। शुक्र आपकी कुंडली में यहां बैठे हैं लाभ भाव में, वो आपकी कुंडली के 5वें भाव को देख रहे हैं। ये माध्यमिक शिक्षा को बहुत बेहतर करने वाले होंगे, क्योंकि राहु की दृष्टि पड़ रही है तो थोड़ा सा प्रभाव तो करेंगे राहु भी, क्योंकि वो ठीक हैं। और यहाँ पे जो अगर शुक्र की बात करते हैं तो यहाँ पे शुक्र 12वें में बैठे हैं, ये एक तरीके से अच्छा होता है। शुक्र 12वें भाव में जाकर के व्यक्ति को धनाढ्य बना देते हैं, व्यक्ति अपने अंडर और मुहर लगाने वाला होता है, अपने अंडर में रख करके कई लोगों को काम कराने वाला होता है। और 12वें भाव में शुक्र, उनकी राशि बन रही है लाभ भाव में, अपने भाव से बाहर जा रहे हैं, आगे जा रहे हैं, और उनकी दूसरी राशि जो है वो जन्म कुंडली के 6ठे भाव में बन रही है। 6ठे भाव के अधिपति होकर के 6ठे भाव को देखना, व्यक्ति को शत्रु से कभी परेशान नहीं होना चाहिए। वैसे व्यक्ति अपने ज्ञान के बदौलत कभी भी शत्रुओं को जीत ही लेगा, इसमें भी कोई समस्या नहीं दिख रही है। अब बात शनि की कर लेते हैं। शनि थोड़े से कमजोर हैं, कमजोर नहीं है, मजबूत हैं, क्योंकि भाग्य भाव के अधिपति होकर के षडबल में अगर देखें तो सर्वाधिक मजबूत ग्रह के रूप में शनि ही देखे जा रहे हैं। तो भाग्य भाव का अधिपति अगर अष्टम में जा रहा है तो थोड़ा कमजोर करेगा वो नैसर्गिक रूप से। और भाग्य की जब स्थिति आएगी, व्यक्ति की कुंडली में जब शनि की महादशा आएगी तो हो सकता है कि थोड़ा विलंब से काम बने, थोड़ा लेट लतीफी का शिकार व्यक्ति का काम होता रहे, आलस्य बढ़ जाए, हो सकता है व्यक्ति थोड़ा गिर पड़ जाए, मांसपेशियों का दर्द वगैरह बन जाए, कई बार रक्त को लेकर के समस्या भी बनते देखी जा रही है। इस वजह से शनि की महादशा आए ना आए, जब भी आए, हालांकि 2022 के अप्रैल से इनको 7.5 का प्रभाव भी रहेगा, तो इस वजह से हनुमान चालीसा का पाठ बच्चे को आरंभ से ही सिखा देना चाहिए। अब आपके कुछ सवाल हैं वो मैं बता देता हूं। दशमांश कुंडली का मैंने अध्ययन किया, वहां भी आपकी कुंडली में शिक्षक बनने और वाणी से संबंधित व्यवसाय को करने का बड़ा अच्छा लाभ मिल रहा था।
तो इस आधार पर आपको अभी भी बता देता हूं, अगर देखूं तो दशमांश कुंडली में शनि जो कि दशमांश के कारक होते हैं, जो कि रूल करते हैं दशम भाव को, मतलब दशमांश चार्ट को, वो आपकी कुंडली के दशम स्थान को चौथे स्थान से बैठ करके देख रहे थे। और वहां भी बुध की जो स्थिति थी वो वाणी के संबंधित व्यवसाय के लिए जानी जा रही थी। सूर्य वहां भी बहुत अच्छी स्थिति में थे क्योंकि जन्म कुंडली के सप्तम भाव में बैठ करके वो लग्न को देख रहे थे। ये बात बन रही है। तो वहां पे भी अगर मैंने जो चार्ट का अध्ययन किया, वो बनाया नहीं है मैंने, तो एक ही बात, चूंकि दशमांश को कैरियर के लिए देखा जाता है, व्यक्ति के कर्म क्षेत्र को देखा जाता है, तो वहां पे नौमांश, दशमांश और लग्न, इन सबको उठा करके देखने पे व्यक्ति की कुंडली में कैरियर जो है वो शिक्षा के क्षेत्र में जाता अच्छा दिख रहा है। अब वो चाहे किसी भी क्षेत्र का हो, जैसे टीचर बन सकता है, तो शिक्षक किसी भी क्षेत्र में अगर शिक्षक बन जाए तो लाभ होगा। अब आपके कुछ सवाल थे जिसका उत्तर मैं दे देता हूं। तो सबसे पहले, शनि की महादशा आपकी कुंडली में 2031 तक रहने वाली है और ये आपकी कुंडली के भाग्येश होकर के अष्टम भाव में बैठे हैं, परिवर्तन के साथ हैं, सूर्य के साथ नक्षत्र का परिवर्तन कर रहे हैं। एक बात याद रखिएगा, यहां चंद्रमा जो बैठे हैं वो शनि की राशि में बैठे हैं, शनि के नक्षत्र में बैठे हैं और शनि की दृष्टि है। इस वजह से हो सकता है कि कैरियर में कभी कभी अनस्टेब्लिशमेंट आए या देर से उसका दरवाजा खुले, तो ये बात बनेगी। क्योंकि यहाँ के अधिपति जो हैं वो थोड़े कमजोर है ना, तो थोड़ा प्रभाव रहेगा। तो अगर विलंब से दरवाजा खुले कैरियर का, या थोड़ा हो सकता है कि एक दो बार व्यक्ति असफल हो, तो घबराना नहीं होगा। क्योंकि वास्तव में वहां पे ग्रह की स्थिति तो ठीक है, क्योंकि शुभ ग्रह बैठे हैं, सूर्य मित्र की राशि में बैठे हैं, लेकिन उसका अधिपति जो है वो राहु केतु से प्रभावित हो रहा है। इस वजह से थोड़ी सी परेशानी बनेगी। पूजा के तौर पे सिर्फ हनुमान चालीसा का पाठ और गणेश जी के मंत्रों का जप व्यक्ति जब बड़ा हो जाए, जब माध्यमिक शिक्षा लेने लगे, तो करा देना चाहिए, या व्यक्ति खुद से ही रेगुलर करता रहे तो लाभ ज्यादा हो जाएगा। शनि की महादशा मैंने बताई 2031 तक, और उसके बाद बुध की महादशा जो कि चलेगी 2048 तक। ये स्थिति जो बुध जब आएंगे तो व्यक्ति की कुंडली में सफलता का अंबार लगाएंगे, बहुत अच्छा फल करेंगे बुध इनकी कुंडली के लिए। मति बुद्धि थोड़ी परेशान जरूर करेंगे, चमड़े से संबंधित समस्या हो सकता है कि दे दें, लेकिन फल कैरियर को लेकर के बहुत अच्छा रहेगा उनका। क्योंकि दशमांश कुंडली में उनकी जो स्थिति बन रही है, नौमांश कुंडली में जो उनकी स्थिति बन रही है, ये देख करके एक ही बात पता चल रही है कि स्थिति अच्छी है। धन भी लेकर के आने वाले हैं, कैरियर को भी मजबूती देंगे, क्योंकि एक तरीके से देखें तो यहाँ पे चंद्रमा बैठे हैं दोनों जगह, अच्छी बात है। ये दशम भाव कैरियर का मजबूत बन रहा है हर जगह से। बुध की स्थिति नौमांश में, सूर्य की स्थिति यहां, तो ये ठीक है। गुरु के प्रभावित होने के कारण थोड़ा सा निगेटिव जाए तो ध्यान मत दीजिएगा, ये बात पक्की है। अब उसके बाद कैरियर मैंने बताया, लॉ वगैरह कर ले, शिक्षक बन जाए, और सरकारी क्षेत्र की स्थिति इनकी कुंडली में बहुत ज्यादा मजबूत है, सूर्य के कारण, गुरु के कारण, बुध के कारण। ये षडबल में सारे ग्रह जो सरकारी क्षेत्रों के लिए जाने जाते हैं, जैसे षडबल में अगर देखो तो शनि सर्वाधिक बली हैं, उसके बाद शुक्र, फिर उसके बाद सूर्य और अंतिम में मंगल। तो इस आधार पर व्यक्ति अगर सरकारी नौकरी के लिए प्रयास अगर करे, विलंब से ही सही बेहतरीन नौकरी मिलने वाली है। अब उसके बाद मैंने बताया, तो राशि आपके लिए सबसे ज्यादा अच्छी जो राशि होगी वो तुला राशि श्रेष्ठ होगी। अगर तुला राशि से संबंधित व्यक्ति का नाम रख दिया जाए तो लाभ हो जाएगा। और मेष राशि भी जीवन में लाभ देने वाली है। आगे चल करके अगर दिशा लेकर के अगर कोई सवाल पैदा हो कभी, तो उत्तर पूर्व की दिशा व्यक्ति की कुंडली के लिए सर्वश्रेष्ठ और सिद्ध होते देखी जा रही है। ये आपकी कुंडली के कुछ उत्तर थे। लग्न और नौमांश का अध्ययन, दशमांश का मैंने जिक्र किया। वहां पे जो चार्ट बनाया था वो इसलिए समय की कमी के कारण नहीं बना पाया, लेकिन उसका मैंने अध्ययन करके आपको बताया कि व्यक्ति की कुंडली में शिक्षक का योग बहुत अच्छे तरीके से बन रहा है। महादशा में शनि अभी चल रहे हैं, ये ठीक हैं, थोड़े प्रभाव करेंगे क्योंकि वो अष्टम भाव में जा रहे हैं, और उसके बाद बुध जब आएंगे तो वो श्रेष्ठ और अच्छे फलों को देने वाले हैं। भाग्य भाव में शनि की राशि बन रही है, इस वजह से भाग्य थोड़ा कमजोर हो सकता है कि देर से उसका फल मिलते देखा जाए। इसी वजह से मैंने शनि की पूजा या हनुमान चालीसा का पाठ करने को कहा है। कुछ इसी तरह से आज के कार्यक्रम का समापन करें। अगर फिर भी कोई सवाल बचा होगा, निसंदेह आप पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, कल एक बार फिर से उपस्थित होंगे। जीवन पर्यंत इस कुंडली का भार उठाऊंगा, लेकिन पहले जो बताया है वो करके देखिए। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।